नमस्कार, जय जोहार। IND24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डेप्यूटी CM TS सिंहदेव। TS सिंहदेव जी किसी भी तरीके से चर्चा के मोहताज तो नहीं हैं, बावजूद इसके उनके बारे में कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले दफ़ा कांग्रेस को जीत दिलाने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और बिल्कुल बिना विलंब किए हम सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, इस कार्यक्रम में पॉलिटिकल चर्चा की अगर मैं बात करूं तो हम हमेशा किसी पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल चर्चा सदैव करते हैं। तो हमारा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि चर्चा आपके बारे में हो, वो पॉलिटिकल कम हो के ऐसी सार्थक चर्चा हो, ऐसी बातें हो जो पब्लिक आज भी आपके बारे में जानना चाहती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा सर, जो राजा साहब हैं आप, हर कोई आपको जानता है, और जब आपको पता है कि हम बात एक राजा साहब से कर रहे हैं तो ये पूछना मेरा तो बिल्कुल बनता है सर कि आपको कैसा लगता है जब आपको पता है कि आप राजा हैं? वो फील कैसा होता है? एक बड़ी जवाबदेही भी महसूस होती है कि लोग अगर आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, विशेष नज़र से देखते हैं, तो उम्मीदों से भी देखते हैं। ये बचपन से ही महसूस होने लगा था कि मान सम्मान एक पृथक मिलता है। हमारी भारतीय परंपराओं में भी, सनातन परंपराओं में भी राजा का एक विशेष स्थान रहता है। मुझे ये भी याद है कि एक दिन स्कूल में मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मम्मी डैडी से पूछा था क्या हम लोग राजा हैं। तो बड़ा भी मम्मी डैडी ने ऐसा किया। वो डैडी सर्विस में थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव IAS उनने पास किया था, IAS अधिकारी थे। तो मैंने पूछा भी था, तो बड़ा उनने उस वातावरण में नहीं किया कि वैसे शानो शौकत में जो शायद बच्चे का दिमाग कुछ बिगाड़ सा दे, कि अलग से कुछ सोचने लगे कि मैं कोई बहुत अलग टाइप का हूँ। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरे माता पिता ने ऐसे वातावरण में पहले तो पाला बड़ा किया, जहाँ महसूस तो होता था कि कुछ है जी। क्योंकि जहाँ भी जाते थे, घर आए तो दशहरा है तो अलग है, वो महाराज का स्थान अलग होता था। वो गद्दी में वो बैठते थे, लोग अलग नज़र से देखते थे। हम लोग पहले शिकार किया करते थे, गाँवों में जाते थे तो लोग जो संबोधन करते थे, मैं तो एक बच्चा था लेकिन फिर भी एक इज्जत से, एक सम्मान से हमेशा लोग व्यवहार करते थे। और वैसा फॉर्मल नहीं, एक स्नेह प्रेम का भी एहसास एक बच्चे को, मैं जब बच्चा था बच्चे को होता था कि बड़े मन से, प्रेम से ये आपको संबोधन कर रहे हैं। तो वो संबंध मेरे मन में जो बैठा, वो उस बात का बैठा कि आप वैसे कोई नहीं हो कि यहाँ हो, आप लोगों के बीच में हो, लोग आपको स्नेह प्रेम और सम्मान दे रहे हैं। उस सम्मान के साथ वो वैसा सम्मान नहीं था कि वो काट रहा था आपको दूसरों से, वो जोड़ता हुआ सम्मान का मुझे बचपन से एहसास हुआ। और फिर उस कहानियाँ सभी सुनते हैं, राजा का स्थान और राजा की जिम्मेदारियाँ, राजा के कर्तव्य, वो तो शायद वो सब बातें बचपन से ही। सर, अगर मैं राजा साहब की स्कूलिंग की बात करूं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक सवाल मेरा तो ये होगा कि वो इंटरेस्टिंग कैसे था, और दूसरा सवाल ये होगा इसमें कि जब आप स्कूल जाते थे तो क्या TS सिंहदेव जी राजा थे इसलिए अलग से केयर की जाती थी, या बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही रखा जाता था? सौभाग्य से फिर जैसे मैंने बताया कि मम्मी डैडी ने बड़ा ही ऐसा किया कि कभी महसूस नहीं होने दिया कि एक विशिष्ट स्थान में जन्म पाने का मानसिक संतुलन में कुछ विपरीत प्रभाव पड़ जाए जी। कि आप अपने आप को कुछ अलग ही सोचने लग जाए। जगह बनानी है, काम आप जैसा करोगे, विचार जैसा करोगे, व्यवहार जैसा करोगे, उस आधार पे जगह बनानी है। बनी बनाई जगह भी है, आपने कुछ नहीं किया, एक परिवार में जन्म पा लिया, इसलिए आपको एक विशिष्ट स्थान मिल गया। वो ठीक है, लोग कर्मों की बात करते हैं, मैं उसको बिल्कुल पीछे रखना चाहता हूँ, लेकिन आपने क्या किया? एक आज महाराज लोग कहते हैं, मैं तो सिर्फ जन्म पाया, एक माता पिता, माँ के कोख से मुझे जन्म मिला जो वहाँ के राज परिवार की बहू थी, और
बड़े थे, बड़े लड़के थे, उनका मैं बड़ा लड़का हुआ तो मैं उत्तराधिकारी बन गया। जो हमारी भारतीय सनातन परंपराएं हैं उनके हिसाब से मेरे को, तो मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो भी बोध होता है कि ये आपको अगर मिल रहा है तो फिर आपको उस जवाबदेही की भी पूर्ति करनी है। लोग केवल उस नाते नहीं कह रहे हैं, उसके साथ लोगों के मन में और भाव भी हैं और अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं। मेरे को आपने स्कूल का कहा तो फादर सर्विस में थे और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी, शुरू में पढ़ाई वहीं हुई। पहली पोस्टिंग उनकी आज के महाराष्ट्र के अमरावती में हुई थी। उस समय CPCI एक राज्य था, नागपुर राजधानी थी। वहाँ से मध्य प्रदेश जब 1956 में बना तो उन्हें मध्य प्रदेश कैडर ऑप्ट किया, तो जबलपुर में उनकी पहली पोस्टिंग SDO के रूप में हुई जी। तो वहाँ SDO थे, हम लोग भी वहाँ शिफ्ट हुए। उनकी मदर ने, मेरी बुआ हजूर ने वहाँ एक घर ले रखा था 3 नेपियर टाउन में, तो वहाँ हम लोग रहा करते थे। तो पहला स्कूल वहीं का जो था वहीं दाखिला हुआ। बस मुझे वहाँ बांस की पेड़ मुझे याद है, बांस की जो झुम्मट मेरे को याद है, स्कूल का बहुत कुछ याद नहीं है। फिर बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया, तो शिमला में बिशप कॉटन स्कूल के नाम से बोर्डिंग स्कूल है, मदर हिमाचल की हैं। तो मेरे गार्डियन मेरे मामा और मौसा, मम्मी के परिवार के जो थे, मम्मी की जो छोटी बहन थी वो वीरभद्र सिंह जी से ब्याही थी, जो मुख्यमंत्री भी रहे, राजनीति में काफ़ी उनने स्थान बनाया था। और जुब्बल की थी मम्मी, तो उस समय दादाजी भी थे और नाना जी और मामा जी, तो ये गार्डियन थे। हम लोग हॉस्टल में थे तो 3 साल वहाँ पढ़े। वहाँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई राजा के नाम से आपको बुलाता भी है। शायद राजकुमार कॉलेज में होता तो राजा वाली बात आती। लेकिन जहाँ उनने पढ़ने के लिए चुन के भेजा, वहाँ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। 1962 में 3 साल में वहाँ पढ़ा और चाइना युद्ध हो गया प्रारंभ, और चाइना की फोर्सेस काफ़ी आगे बढ़ रही थी, जिन कारण से भी फिर वहाँ से हटा के ग्वालियर का जो सिंधिया स्कूल है वहाँ दाखिला हुआ बोर्डिंग स्कूल में। बीच में 3 महीने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट भोपाल में है। वहाँ हिमाचल में बर्फ़ पड़ती है, तो टर्म गर्मी में ख़त्म नहीं होता है, जाड़े में ख़त्म हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर में ही इम्तिहान फाइनल एग्ज़ाम होके छुट्टी हो जाती है। तो वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ तो मिड टर्म था, तो बीच में 2-3 महीने किसी एक क्लास में पढ़े। फिर 6वीं कक्षा से सिंधिया स्कूल ग्वालियर में पढ़े। वहाँ का भी जो वातावरण था, मैंने आपको बताया, कोई पृथकता नहीं थी, बहुत समता का वातावरण था। कोई भेद बच्चों में, ना कोई जात पूछता था, ना धर्म पूछता था, ना कुछ पूछता था। सब कहीं कोई, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि किसी में कहीं कोई अंतर है, कोई पूछता भी था। आजकल तो कहीं कहीं सुनते हैं कि लोग पूछते हैं कि भाई आप ये हो, आप ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो। हर किसी को जानने की इच्छा होती है। हाँ, जानने की इच्छा व्यक्ति के रूप में नहीं, उसके पीछे ब्राह्मण हो क्या, कि ठाकुर हो क्या, कि कुर्मी हो क्या, कि साहू हो क्या, कि गोंड हो क्या, कि कंवर हो क्या, कि उरांव हो क्या। ये बड़े होने में आपने मेरे बारे में पूछा तो मेरे सोच में, या मुझे जो ढाला जा रहा था, एक मिट्टी का लोंदा कहते हैं उसको, परिस्थितियाँ और समाज, शिक्षा सब ढालती है। तो जो हाथ मेरे को ढाल रहे थे, वो हाथ में ये शब्द नहीं थे कहीं। मैं उस नाते भी बड़ा लकी रहा, मेरा स्वभाव भी वैसे ही है। मैं अपने आप को मानव पहले मानता हूँ। मैं विधानसभा के नामांकन की पर्ची भरता हूँ तो धर्म उसमें लिखता हूँ तो मानव लिखता हूँ जी। जाति लिखता हूँ तो मानव लिखता हूँ। तो वो आपने मेरे बारे में पूछना चाहा। नहीं, ये तो बहुत नया पॉइंट मिला हमें कि आप ये कभी विवेकानंद जी को पढ़ने का मौका मिला था तो उसमें वो कुछ पंक्तियां याद रह जाती हैं। तो उसमें उनकी एक पंक्ति को जो बैठ जाती हैं दिमाग में पंक्तियां, वो पंक्ति उनके बोल के नोट जो लोगों ने किए थे वो फिर छापा। उसमें उनका ये कहना था कि मेरी परिकल्पना है एक वैश्विक धर्म की, कि तब तक ये दुनिया में खटपट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दुनिया में सबसे ज़्यादा इतिहास में अगर मानव मरा है तो धर्म के नाम पे मरा है। तो एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात जो वो किया करते थे, तो मैं तो कहीं उनकी तुलना में वैसा नहीं हूँ। तो उनकी उस सोच के पीछे पीछे चलने में ठीक लगता है कि ये जो काट छाट, ये वो
इससे बेहतर है कि वो तात्कालिक है, वो मानवीय नहीं हो सकता। और लंबे समय में जब तक ये चल रहा है, अंततः मानव का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भेदभाव रहित मानव समाज स्थापित हो सके। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो बटा हुआ है, ये है सब मानव। इसी सवाल में एक बात और पूछना चाहूँगी कि जब जिम्मेदारियां तो हैं ही बहुत सारी, लेकिन ऐसे कई सारे समय आते होंगे जब आपको निर्णय लेना पड़ता होगा राजा के हिसाब से। जब ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें आप थोड़े से असमंजस में फंसते हैं, तब कैसे डील करते हैं सर आप? मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे ठीक लगता है उसके नज़दीक से नज़दीक रहूँ। एक समय था जब आदमी स्कूल से पास किया, मान लीजिए कॉलेज में गया, कॉलेज के वातावरण, एक खुले वातावरण में, एकदम से खुली दुनिया में, क्योंकि तब तक परिवार के दायरे में, सुरक्षित सीमा में, फिर बोर्डिंग स्कूल की एक सुरक्षित सीमा में आदमी था। एकदम से कॉलेज में गया तो खुला, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नए विचार, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, मेल जोल, एकदम से नई दुनिया, और फिर नए विचारों के संपर्क में आने का मौका। मुझे रुचि थी किताब पढ़ने की, तो मैं किताब पढ़ने की कोशिश भी करता था। फिलॉसफी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो अगर वेस्टर्न्स पढ़ता था, दूसरी किताब पढ़ता था, तो मेरी एक रुचि फिलॉसफी की तरफ भी रहा करती थी कि थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता था कि बातों को समझने की कोशिश करूँ। तो इनने फिर जैसे बचपन में ढाला, तो इन विचारों ने भी ढाला, उनका प्रभाव भी पड़ा। आदमी ने जिस विचार को स्वीकार किया अपने स्वभाव अनुरूप, तो उनमें अपने आप को मैंने हमेशा से प्रयास यही किया कि जहाँ जो ठीक लगता है उससे नज़दीक से, पहले तो वही करना है जो ठीक लगता है। युवा में एक अलग दृढ़ता और अपने आप की पहचान बनाने की स्थिति रहती है। राजा साहब के दोस्त कैसे थे? किस तरह के दोस्त बनाना आप पसंद करते थे? कैसा लगता? जो साथ आ गए और जिनके साथ चल सके। तो रूम पार्टनर थे, मान लीजिए हिंदू कॉलेज में पढ़ने गया तो उनसे दोस्ती हुई। क्लास में जो पढ़ते थे सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट, उनसे दोस्ती हो गई। अगर रुचि मिलती जुलती हो गई। कोई एक ऐसा दोस्त जो अब तक चलता आया हो, या जिसकी कुछ यादें हों अभी भी, जो आप बताना चाहें? हाँ, नहीं, अनिल दुग्गल हैं। वो जब मैं शिमला में पढ़ता था तो भी हम लोग एक साथ के थे। वो धुंधली यादें थी। 3 साल हम लोग एक ही हॉस्टल में थे, एक ही स्कूल में थे, और अचानक जब कॉलेज में गए तो वो भी इतिहास में दाखिला उन्होंने लिया, मैंने भी इतिहास में दाखिला लिया। तो वहाँ फिर से वो पुरानी लिंक बन गई और विचार भी मिलते रहे। तभी भी हम लोग संपर्क में हैं। 30 साल तक हम लोगों ने बिजनेस भी साथ में किया, तेंदुपत्ता का काम करते थे, और वही विचार कि सही करने के नज़दीक रहने वाले विचार मेल खाते थे। सर, आप कैसा जीवन पसंद करते हैं? राजाओं की तरह ठाट बाट वाला, या कभी कभी ऐसा लगता है यार नॉर्मल लोगों की तरह भी होना चाहिए? मुझे बड़े से बड़े चकाचौंध करने वाले वातावरण में भी रह के, या एक गोबर से लेप की हुई कुटिया में रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जो सुविधाएं हैं, मान लीजिए आपको शौचालय जाना है तो 5 स्टार होटल हो, या कोई बहुत वैभव का राजमहल हो, या किसी बहुत ही रईस का मकान हो, उसके टॉयलेट अलग प्रकार के बने होंगे। वहाँ कच्चा है, गड्ढे भी खोद के बनाए हैं, पत्तों से भी घिरा हुआ है, तो वो भी अनुभव है और वो भी अनुभव है। तो मेरी कोई वैसी लालसा नहीं रहती कि वो करना है कि ये करना है। जैसा जहाँ जैसा मिला मेरे को दिक्कत नहीं होती। सर, अब राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे इस ओर आगे बढ़ना चाहिए? मैं राजनीति नापसंद करता था हमेशा। आज भी जिसे राजनीति कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समय बर्बादी लगती है। लेकिन और पहली बार मम्मी जब चुनाव लड़े, मेरे ख्याल से 71-72 का चुनाव था, मैं कॉलेज में था दिल्ली में, BA 3rd ईयर हो रहा होगा, तो यहाँ आया था। तो राजनीति में भाग लेने के लिए नहीं,
मम्मी के लिए चुनाव में डीजल पहुंचाना, तो मैं ड्राइवर था। गाड़ी में तो सामान यहाँ पहुंचा दिया, वहाँ पहुंचा दिया, ये कर दिया। और आरसी सिंहदेव साहब जो थे, कोरिया अंकल, डैडी के क्लास फेलो थे, यहाँ राजकुमार कॉलेज में भी साथ में पढ़े थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी साथ में पढ़े थे, फिर राजनीति में भी बीच में थोड़ा सा खटपट भी हुआ, फिर मेल भी हुआ। तो उस समय पहली बार उनने खड़ा होके कहा कि भाषण दो। एकदम से बाजार में थे, मैं ड्राइवर था और वो कह दिया नहीं आओ। मैं कहा नहीं अंकल मेरे को नहीं। तो बोलो, तो एक दो शब्द बोल दिए। मेरी राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं थी। म्यूनिसिपल का एक चुनाव आया अंबिकापुर नगर पालिका का, और उस समय भी मैं बिल्कुल भागीदार नहीं था, ना मेरे को जरा भी इंटरेस्ट था। हम लोग घूमने उमने जो करते थे, क्रिकेट खेलते थे साथ में, जो अपने साथ के एक दो साथी थे, उनने कहा कि एक टिकट के लिए बोल दीजिए म्यूनिसिपल का। तो मैंने कहा कि ये मेरे को नहीं, कहा कि नहीं एक के लिए तो बोल देते। तो ठीक है, मम्मी डैडी का वो था और प्रमुख परिवार था, मम्मी राजनीति में थे, मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी, मैं भाग भी नहीं ले रहा था। मैंने एक टिकट रिकमेंड किया था। ना मैं कहीं प्रचार के लिए गया, ना मैं किसी उसका हिस्सेदार बना। और उस समय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया ये थी कि जरूरी नहीं था कि आपको या तो अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है या पार्षद का चुनाव लड़ना है और पार्षद में से अध्यक्ष बनना है। कोई भी मतदाता अध्यक्ष बनाया जा सकता था। सर, चूंकि आपको राजनीति शुरू से तो पसंद नहीं थी, आपने ये साफ कर दी, तो अब ये भी बताइए कि एक आदमी शुरू से चाहता है कि मैं ये बनूं, तो आप बनूं, तो आपकी राजनीति के अलावा भी कुछ ऐसा एम्बिशन रहा होगा कि ये बनना है या किसी और इंटरेस्ट आपका, तो वो क्या थी? मेरे को मन में, देखिए, अपने संदर्भ में एक ही बात शुरू से रही कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति बनूं जी, कि लोग कहें कि ये ठीक है, ये आदमी ठीक है। तो बेसिक अगर मानिए तो मेरी लालसा हमेशा ये रही। और बाकी जैसे पढ़ाई में कुछ किताबों में मेरी रुचि थी, तो ये लगता था कि एक टीचर वाला जो लाइन है कि मेरे में कोई सोच है, विचार है, तो मैं शेयर कर सकूं। तो एक ये फील्ड ऐसा लगता था कि जिसमें राजनीति तो नो था, ये तो पसंद नहीं है। तो दूसरा फील्ड जो दिखता था वो ये था, वरना मैं अपना काम ही करना चाहता था, घर का काम करें। एक अहम और महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक दौर ये था जब टी.एस. सिंहदेव ने कांग्रेस को 12 की 12 सीटें सरगुजा के दिलाई, और एक दौर ये भी था जब टी.एस. सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ये स्थिति क्यों निर्मित हुई सर, कैसे? और मतलब अपनी ही सीट के लिए आप 14 की 14 सीट आई थी 2018 में, वो भी अपवाद था। उसके पहले जो चुनाव होते थे, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी हम लोग कांग्रेस से जुड़े रहे, तो कांग्रेस ने अच्छा ध्यान भी दिया। अगर राजाओं का राज लिया तो कहीं पर पीठ पे हाथ भी कांग्रेस ने हम लोग के परिवार पे रखा रहा। शुक्ला परिवार थे यहाँ, रविशंकर शुक्ला जी थे, तो वो लिंक थे कांग्रेस हाईकमांड, नेहरू जी और यहाँ, और वो यहाँ सब लोगों का ध्यान जैसे और लोगों का भी रखते थे। तो ये पुरानी रियासत के लोगों का भी, जमींदारों का भी, प्रमुख लोगों का भी, स्वतंत्रता सेनानियों का भी, सबका ध्यान वो रखते थे। उसमें हम लोग भी एक थे। हमेशा कांग्रेस को टिकट, किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस की टिकट 1952 के पहले चुनाव से लेके आज तक मिलती रही। तो उतना पीठ पे हाथ कांग्रेस पार्टी ने रखा हुआ था। इस क्षेत्र में भी अगर देखिए तो कांग्रेस की स्थिति ठीक थी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक मानी जाती है, जड़ें गहरी हैं, मैदानी इलाका है यहाँ, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बहुत परिवार हैं, वो कांग्रेस की तरफ झुकते थे। ये जो जमींदार, जागीरदार, राजा इत्यादि जो सामंती परिवेश के परिवार थे, इनको भी कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ के रखा हुआ था। तो एक कांग्रेस का अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ में शुरू से रहा। तो सरगुजा में भी कांग्रेस अच्छा करती थी। जैसे खराब कब हुआ, 1977 में इमरजेंसी के बाद 10 सीटें हुआ करती थी उस समय, तो एक सीट कांग्रेस को मिली, बाकी सब हारे। अगले चुनाव में फिर हुआ तो एक दूसरे में गई, बाकी सब जीते। हाँ। तो ये बाकी फिर मिला जुला कुछ रहता था, लेकिन कांग्रेस का ठीक रहता था। 18 अपवाद था, 14 का 14, और 23 भी अपवाद हुआ कि 0। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं भी हारा। हारने के कारणों में
अगर कहिए तो मुझे लगता है कि एक मैं कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा दूर हो गया। कई कारण हैं, हार के कई कारण हैं, लेकिन मेरे से व्यक्तिगत जुड़ा हुआ अगर एक कारण है तो सत्ता में आने के बाद में विभागों को जो ध्यान देने की मेरी मंशा थी, एक मेरी व्यक्तिगत सोच रहती है कि जो करो अच्छे से करो, तो मंत्री परिषद में स्थान मिला है, तो जो विभाग मिले हैं इसमें ये नहीं कि चलने दो, बिल्कुल अपना भी कुछ इनपुट दे सकते हो, तो उसमें 2 मीटिंग्स वगैरह में भाग लेना, तो इसने बहुत समय लिया। कोरोना आया, एक अलग चुनौती थी, यहीं रहना पड़ा, प्रबंधन को लेके यहीं रहना पड़ा। मुझे लगा कि विभाग का मंत्री हूँ तो जहाँ शुरू में ग्लव्स नहीं मिलते थे, पीपीई किट देश में उपलब्ध नहीं थी, यानी कुछ भी नहीं था और किसी को कुछ मालूम नहीं था, और मैं देख सुन पढ़ रहा था, बाहर के आर्टिकल्स भी पढ़ता था, विदेश के आर्टिकल्स भी पढ़ता था, एक्सपर्ट्स की बातों को भी संपर्क में रहने की कोशिश करता था, और साफ मेरे को दिख रहा था कि दुनिया में किसी को नहीं इसके बारे में मालूम। साफ दिख रहा था एकदम, जैसे दिन की रोशनी आप कहिए, वैसा साफ दिख रहा था कि किसी को नहीं मालूम कि क्या करना है, सब टटोल रहे हैं अंधेरे में। तो उस समय मेरे को बिल्कुल स्पष्ट ये एहसास था कि मेरा काम, मेरी जवाबदारी यहाँ रहना है, आगे रहना है, सामने रहना है, और जो कर सकूं वो मेरे को करना है। तो ये यहाँ मैंने किया, अपने संतोष अनुसार मैंने किया। पंचायत विभाग भी था, उससे भी व्यवस्थाएं करनी थी, वो सब भी किया, लेकिन लोगों से एक कट ऑफ हुआ, और मेरे को लगता है कि वो एक बड़ा कारण बना चुनाव हारने का। इसके पहला चुनाव में जब जीता 2008 में, तो लोग कहते थे हमको अच्छा विधायक मिला कि जब हम बुलाते हैं तो आ जाता है। तो जो उपलब्धता का, हाँ, मैं बमुश्किल 1000 वोट से कम, 980 वोट से वो चुनाव भी जीता था, बमुश्किल जीता था। और कई बातें फिर फीडबैक मिली कि भाई कारण क्या हुआ। मुझे लगता था कि मैंने म्यूनिसिपल में 10 साल अध्यक्ष के रूप में काम किया, लोगों ने काम देखा, व्यवहार देखा, ये आदमी, ये भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, लेन देन, परसेंटेज भी ये सब में नहीं है, काम खड़े होके भी देखता है, अच्छे काम करवाने की कोशिश करता है, व्यवहार लोगों से बुरा नहीं है, ठीक है, आदमी ठीक है, तो मेरे को जिताएंगे पहले चुनाव में। लेकिन बमुश्किल 980 वोट से जीता। तो अपने साथ के भी जो लोग थे वो समझ में आया बाद में कि वो भी नहीं चाह रहे थे कि इसको मौका मिले। एक बात और है इसमें कि बहुत सारे लोगों का कहना भी है ये कि अगर 25 सिटिंग एमएलएस की टिकट नहीं काटी जाती तो स्थिति शायद आज कुछ और होती, क्योंकि आपके ही बीच के कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ जनों ने इसमें हामी भरी है। लगता है आपको ऐसा? मेरे को बताइए कि कौन जिसका टिकट कटा चुनाव जीत जाता? जी, जिनका टिकट कटा कौन चुनाव जीत जाता? हम लोग सरगुजा से चालू करते हैं, जिनके टिकट कटे। प्रेम साय जी का टिकट उनको नहीं मिला, मुझे नहीं लगता वो चुनाव जीत पाते। बृहस्पति सिंह का टिकट कटा, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव जीत पाते। अपना चिंतामणि महाराज का टिकट कटा, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव जीत पाते। जिनको टिकट नहीं कटा वो जीत पाए क्या? हम लोग का टिकट नहीं कटा, आप उल्टा देखिए, जो कह रहे टिकट कट गया तो सर कई जगह ऐसा भी हुआ है कि वो तो टिकट के लिए, चलो आप कह रहे हैं नहीं जीत, और आगे भी लाइन आपको, लेकिन उस जगह से भाजपा के ही लोग जीते हैं सर, भाजपा के, बीजेपी के ही कैंडिडेट्स जीते हैं उस ओर से, नई टिकट मिलने वाले भी नहीं जीत पाए कई जगह पे। तो उसके लिए नहीं, ये देखिए, निष्पक्ष एक तरह से जितना निष्पक्ष राजनीति में हो सकता है और प्रबंधन में हो सकता है, ये फीडबैक लिया गया था कि सबकी स्थिति कैसी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके टिकट कटे उसमें से कोई भी नहीं जीत पाता, लेकिन जो रिपोर्ट थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। 9 मंत्री हारे चुनाव। पहली लिस्ट जो मिली कि टिकट नहीं काटना है, तो 13 के 13 मंत्रियों के नाम घोषित हुए। कितने जीते? 9 ही तो जीते ना। तो ये जो तर्क है कि जिसका टिकट काटा वो जीत जाता, जिनको मिला वो तो नहीं जीत पाए। टीएस सिंहदेव को टिकट दिया आपने, नहीं जीत पाए, कि पक्का जीतने वाले हैं। तो जिनका ये रिपोर्ट थी कि पक्का हारने वाले, उनको टिकट मिलता तो कहाँ से जीतते? तो ये मन को भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता, अपनी जवाबदारी से पीछे हटने का एक ये तरीका होता है कि अरे नहीं ऐसा करते तो ऐसा होता।
हार के कारण कुछ और हैं, वो टिकट पे नहीं थोपना चाहिए। सर, पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे कार्य हुए, कार्य के साथ तकरार हुए। अब एक बार फिर से एकजुटता, एक सहमति, और वो ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी क्या? होनी ही चाहिए। अगर सफलता चाहिए, सफलता हासिल करनी है तो साथ आना ही पड़ेगा। ये टीम गेम है, एकल खेल नहीं है। तो जब आप 11 लोगों की टीम है, साथ नहीं खेलिएगा तो कहाँ से जीतिएगा? ये एकल कुश्ती तो है नहीं। एकल कुश्ती है तो आप हो और सामने वाला है, आप अपने कौशल से, अपने हिसाब से हारो जीतो, जैसा है वो आपका है। वन मैन शो। ये टीम गेम है। तो आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो गोलकीपर को भी काम करना पड़ेगा, फॉरवर्ड को गोल भी करना पड़ेगा, मिडफील्डर को फीड भी करना पड़ेगा, डिफेंडर को डिफेंड भी करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कोई चाहे वो रोनाल्डो जी हो, चाहे वो पेले हो, चाहे कोई भी हो, कहे कि मैं खड़ा होकर टीम को जिता दूंगा। खड़े हो जाएं एक आदमी और 11 आदमी सामने हैं, कितने गोल वो बचाएंगे, कितने गोल करेंगे देख लीजिए। नहीं हो सकता। तो ये सोचना चाहिए अच्छे से कि अपनी जो आकांक्षाएं होती हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो अच्छा करके बनने की कोशिश करो और कहीं ना कहीं संतोष भी रखो कि मौका अगर नहीं मिला तो फिर भी टीम के हिस्सा हो, खेलने वाली टीम के हिस्सा नहीं हो, फिर भी प्रबंधन के हिस्सा हो, व्यवस्था के हिस्सा हो, और उसमें जगह सबके लिए कि नहीं मेरे को ही करना, बाकी को काटो, तो जीतना मुश्किल है। यानी कि आप तैयार हैं एकजुटता के साथ फिर से? मैं तो एकजुटता वाला हमेशा रहा हूँ। मैं तो हमेशा रहा हूँ। सर, एक सवाल और है ये कि अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है, इसमें टी.एस. सिंहदेव जी का नाम सबसे आगे हो रहा है। क्या है ये चर्चाओं के पीछे की वजह क्या है? एक तो देखिए, जिसका नाम आगे होता है वो हमेशा सबसे पीछे हो जाता है। और दूसरा, ये चर्चाएं चालू होती हैं स्वाभाविक रूप से चुनाव परिणाम के बाद कि चुनाव नहीं आया तो चेंज होना चाहिए। उसमें भी तर्क है, उसमें भी बात में भी वजन होता है, ऐसे बातों में भी वजन होता है। ऐसा हमने पहले भी होते देखा। हम लोग महंत जी थे, चुनाव अध्यक्ष थे, हारे तो वो चेंज हुए। यादव जी थे, हारे, हम लोग चुनाव चेंज थे। अपने धनेन्द्र साहू जी थे, हारे हम चुनाव तो वो चेंज हुए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि चुनाव के हारने के बाद जो समीक्षाएं होती हैं उसमें जवाबदारी जिनको आप देते हो, अगर सफलता नहीं मिलती है तो आप नया कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो। तो एक तो सामान्य सी प्रक्रिया हो गई। दूसरा, उड़ीसा में पूरी बॉडी को भंग कर दिया गया था उस समय जब ये चर्चाएं चालू हुई, और ऐसा लग रहा था कि अब और जगह भी कांग्रेस करेगी। वो अप्रत्याशित सा था कि बहुत दिनों में देखने को मिला कि पूरी कांग्रेस की बॉडी ब्लॉक लेवल तक, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सारे सेल्स, सबको भंग कर दिया गया। तो वहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा, और जगह भी होगा। उसमें फिर नाम आने लगते हैं सामने, तो वो फिर स्वाभाविक है कि नामों में टी.एस. बाबा का भी नाम है। अब महाराष्ट्र जाने वाले हैं आप, ऑब्जर्वर के रूप में जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो किस तरीके से ये पूरा कार्य रहेगा आपका, और क्या क्या टेंटेटिव प्लान सोच के रखे हैं आपने? मैं समझता हूँ ऑब्जर्वर का काम है कि वहाँ रह के देखना कि कैसा चल रहा है, तालमेल कैसा है, और उसकी रिपोर्ट देना। मैं अपने से, मेरी जो सोच है, मैं ये नहीं मानता कि हमारा अधिकार है डायरेक्ट दखल करने का। वो दखल कौन करेंगे? कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप करेगी, स्टेट इंचार्ज करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट करेंगे, जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट करेंगे। जो संगठन का ढांचा है, हम लोग को भेजा गया है कि एक सहयोगी के रूप में वहाँ रह के, अगर देखने का, ऑब्जर्वर, नाम ही ऑब्जर्वर, कि आपको देखना है कि कहाँ क्या हो रहा है और उसकी रिपोर्ट देनी है। आपको कोई दूसरा अधिकार, ऑब्जर्वर को दूसरा अधिकार नहीं होता, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो रिपोर्ट डे टू डे देना कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये इसमें देख लें, इसमें देख लें। तो हम लोग लिंक रहेंगे मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से, और सहयोगी के रूप में रहेंगे वहाँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डेप्यूटी सीएम टी.एस. सिंहदेव। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि पिछली दफ़ा कांग्रेस की सरकार एक तरह से बनाने में इनका बहुत ही अहम रोल था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी,
और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आज भी इनका यही कहना है, उसी सरलता के साथ, कि एकजुटता में ही शक्ति है और एकजुटता से ही आगे कार्य किया जा सकता है, सफलता ज़रूर हाथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।